एक तरफ तो लंदन में कन्वर्सेशन चल रहा था 1784 में चार्ल्स डार्ने और डॉक्टर मैनेट के बीच में, वही दूसरी ओर पेरिस में 1784 में कुछ और भी चल रहा था। द निटिंग, पेरिस 1784। मैडम डफाज काउंटर पे वाइन शॉप के सेंट एंटोनियो में बैठ करके निटिंग का काम, बुनाई का काम कर रहे थे और वे सारे गरीब लोग टेबल के पास बैठ करके थोड़ा बहुत वाइन पी रहे थे, जिसमें पानी की मात्रा थी और जिसके कारण वह थोड़ा बोल पाते थे, क्योंकि अब उन्हें पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। दोपहर का समय था। दो लोग गलियों से होते हुए शॉप के अंदर घुसते हैं, जिनमें से पहला था अर्नेस्ट डफाज और दूसरा था वही रोड मेंडर जो गांव में मॉन्सिलर ले मार्कस से मिला था। तो अब दोनों अंदर आते हैं और अब दोनों अर्नेस्ट डफाज और रोड मेंडर दोस्त हो जाते हैं। डफाज बोलता है कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और इतना बोल करके वो अपनी पत्नी को बोलता है कि थोड़ा वाइन लेके आओ। यह रोड मेंडर है, मेरा दोस्त है और मेरी इससे मुलाकात पेरिस में बाय चांस हो गई थी और ये एक बहुत अच्छा इंसान है। वे लोग टेबल पर बैठते हैं और मैडम डफाज उनके सामने वाइन लेके आती है। जब वे लोग वाइन पी लेते हैं तो मैडम डफाज बोलती है, हाँ दोस्त, तो चलिए आप अपनी कहानी बताइए। और उस टेबल के आसपास जितने भी कस्टमर थे, सब की नज़रें उस रोड मेंडर की तरफ चली गई थी जो कुछ बोलने वाला था। रोड मेंडर बोलता है कि मेरी इस आदमी से मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, जो मॉन्सिलर ले मार्कस के घोड़ा गाड़ी की चेन पे लटका हुआ था, एक पतला दुबला आदमी, और वह कहीं खो गया था। सोल्जर्स उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को छुपाए रखा था, लेकिन किस्मत उसकी खराब थी कि वह पतला दुबला आदमी मिल चुका था। तो बाकी सारे लोग बोलते हैं, और आगे बता दोस्त, और आगे बता जैकेस। जैकेस मतलब हो गया दोस्त। तो मैं उस रोड के पास ही वहीं पे खड़ा था जब मैंने देखा कि 6 सोल्जर्स मेरी तरफ आ रहे थे, एक आदमी को चेन में बांध करके। मैं उसी समय समझ गया था कि वह पतला दुबला आदमी कौन है। वो सारे के सारे सोल्जर्स उसे मार रहे थे, पीट रहे थे और उसे घसीट करके ले करके आ रहे थे। वह गिर जाता है, उसके चेहरे से खून गिर रहा होता है और लोग उसे गांव में ले करके आते हैं। फिर बोलते हैं, और आगे बोलिए, और आगे क्या हुआ? तो वह रोड मेंडर बोलता है, फिर उन लोगों ने उसे एक लोहे के कारागार में डाल दिया और उसे एक दीवार पर लटका दिया और फांसी चढ़ा दिया। उसे वहाँ पर 4 दिनों तक रख दिया गया था। दीवार पर लटका करके 4 दिनों तक रख दिया गया। उसके चारों ओर से खून निकल रहा है। 4 दिन तक उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसे न खाना दिया गया, ना पानी दिया गया था। चौथे दिन जब वे लोग गांव में आते हैं तो उन्होंने एक गैलो बनाया जो 40 फीट हाइट पे था। और फिर बाकी सारे लोग बोलते हैं, और फिर आगे क्या हुआ? और तब क्या हुआ? जिस पे रोड मेंडर थोड़ी धीमी आवाज़ में डरते हुए बोलता है कि वे लोग उसे एक पिंजरे में ले गए और उसे लटका दिया। 40 फीट ऊंचाई पे पिंजरे पे लटका दिया गया था और पानी में जहर भी मिला दिया गया था। अब जिस पानी में जहर मिला दिया गया, तो अब वहाँ की महिलाएं तो उस पानी को पी नहीं सकती हैं और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लोगों में इतना ज़्यादा डर है कि शाम को वो इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। हालांकि उस आदमी को वहीं लटके हुए छोड़ दिया गया और फिर ऐसे करके उसकी आवाज़ खत्म हो गई। तो फिर कोई एक आदमी बोलता है, फिर आगे क्या हुआ? तो इस पर मैडम डफाज बोलती है, बस इतना ही था। मतलब मिस्टर डफाज बोलते हैं कि बस इतना ही था, और उसके बाद इसकी मुलाकात मुझसे हुई और मैं इस आदमी को यहाँ पे लेके आ गया।
तो अभी तक यहाँ पे बताया गया कि एम डफाज जो थे वह उस रोड वेंडर को उस दिन मिले थे जब वह पतला दुबला आदमी को 4 दिनों के फांसी के बाद उसे छोड़ दिया गया और रोड वेंडर की मुलाकात एम डफाज से हुई थी। इन सारी बातों को सुनकर के जितने भी कस्टमर्स थे सारे के सारे लोगों में गुस्सा आ गया और क्या बोलते हैं, तो अब निश्चय हो गया है, अब हम इन अमीर आदमियों का दुख देने का तरीके को और बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत सहन हो गया। अब हमें उनके कासल को, उनके महल को बर्बाद करना पड़ेगा और उनके पूरे फैमिली को बर्बाद करना पड़ेगा। जिसमें सारे के सारे लोग बोले हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, उनके महल को, उसके फैमिली को बर्बाद करो, उनके महल को, उनके फैमिली को बर्बाद करो, यही करना पड़ेगा। जिस पे एक आदमी बोलता है कि जितने सारे लोगों को हम लोग मारना चाह रहे हैं तो क्या उनकी लिस्ट थोड़ी बड़ी नहीं होती जा रही है? हमें एक काम करना चाहिए, हमें इन सारी की सारी चीज़ों को एक रजिस्टर में लिख देना चाहिए ताकि हम किसी भी इंसान का नाम नहीं भूलें। जिस पे एम डफाज बोलते हैं, मिस्टर डफाज बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैडम कुछ नहीं बोलेगी, वह जो अपना निटिंग कर रही है, जो अपना बुनाई कर रही है, उसी बुनाई में उन सारे के लोगों का नाम लिख रही है। जब यह बात बोली जाती है तो सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं और उन सारे के सारे लोगों के दिमाग में कुछ बात चलने लगती है। तभी कोई एक आदमी बोलता है कि एक नया जासूस आया है सेंट एंटोनियो में और एक मेरे साथी पुलिस ने मुझे यह बात बताया है कि सेंट एंटोनियो में एक जासूस आया हुआ है। तो मैडम डफाज बोलती है बहुत बढ़िया, हम उसका भी नाम इस रजिस्टर में लिख देंगे, बताओ उसका नाम क्या है? तो आदमी बोलता है कि उसका नाम जॉन बार्सड है, वह एक अंग्रेज़ है। जिसमें मैडम डफाज बोलती है वह दिखने में कैसा लगता है, क्या तुम्हें पता है? तो फिर वह आदमी बोलता है कि लगभग 40 साल के आसपास का होगा, उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच होगी, उसके बाल थोड़ा डार्क है, आँख भी थोड़ा डार्क है, चेहरा लंबा और पतला है, उसकी नाक थोड़ी लंबी है लेकिन सीधी नहीं है और वह अपने लेफ्ट चीक की तरफ से हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो मैडम डफाज हंसते बोलती है कि बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में बता रहे हो, बहुत सही, अब मैं उसका भी नाम लिखती हूँ। अब वह नीटिंग करने शुरू कर देती है। जब सारे के सारे कस्टमर्स चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कौन बचता है, मिस्टर डफाज और उसकी वाइफ मैडम डफाज। तो मैडम डफाज बोलती है कि तुम इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? जिस पे मिस्टर डफाज बोलते हैं लेकिन मेरी पत्नी। तो फिर मैडम डफाज बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हारा दिल इतना सहम क्यों रहा है? जिस पे मिस्टर डफाज बोलते हैं कि बहुत समय हो चुका है। तो फिर मैडम बोलती है हाँ बहुत समय तो हो चुका है, अब भूकंप आने वाला है, हम सारे के सारे लोग भूकंप की तरह उनकी ज़िंदगी में जाएंगे जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, और कितने दिनों तक हम बर्दाश्त करेंगे बताओ? तो जिससे मिस्टर डफाज बोलते हैं हाँ बात तुम सही बोल रही हो, और जब हम सारे के सारे लोग तैयार हो जाएंगे विद्रोह करने के लिए तो यहाँ जितने लोग हैं सब लोग जो हमारे रास्ते में आएंगे वे सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी न कभी भूकंप आएगा, कभी न कभी हमारा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भूकंप आना तो निश्चित है, इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगली सुबह होती है और फिर वही मैडम डफाज काउंटर पर बैठ करके बुनाई का काम कर रही होती है। वह एक अजीब व गरीब आदमी को दरवाजे से अंदर घुसते हुए देखती है। वह थोड़ा डार्क कलर का था, उसका चेहरा भी थोड़ा बड़ा था और उसकी लेफ्ट चिक हल्की मुड़ी हुई थी। तो वह कौन हो सकता है? तो वह जॉन बार्सड था। तो वही आदमी बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैडम, क्या मुझे एक गिलास वाइन पीने को मिल सकता है? जिस पे मैडम डफाज उसके सामने एक गिलास वाइन लाती है और फिर वही अपना बुनाई का काम करना शुरू कर देती है। तो वही आदमी बोलता है कि वाइन तो बहुत बढ़िया है। जिससे मैडम डफाज कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे पता था कि वाइन कितना ज़्यादा बढ़िया है।
फिर वो आदमी बोलता है कि आप बुनाई का काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं मैडम, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप बुनाई में क्या कर रहे हो? तो जिस पे मैडम डफास बोलती है कि शायद किसी दिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। फिर वह साइलेंटली बुनाई का काम करती है और उस पे अपने रजिस्टर पे, मतलब बुनाई जो कर रही थी उसमें जॉन बारसेट लिख चुकी होती है। अब बोलती है ये आ गए मेरे पति। जैसे डफाज अंदर घुसते हैं तो वही आदमी बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम करता है, जिसे बारसेट बोलता है कि गुड डे मेरे दोस्त। तो डफाज रुकते हैं और उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि आपसे शायद कोई गलती हो गई मॉन्सियर। यह बोलता डफाज, मॉन्सियर किसी भी हाईएस्ट पोस्ट में रहने वाले लोगों को बोला जाता है, तो आपसे किसी तरह गलती हो गई मॉन्सियर, मेरा नाम अर्नेस्ट डफाज है। जिस पे वह आदमी बोलता है सारे के सारे नाम तो सेम ही है, आपका दिन शुभ हो। फिर उसके बाद वह आदमी मैडम डफाज की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मैडम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पहले आपका नाम सुनने को मिला। जिस पे वो बोलती है क्या सही बोल रहे हो? तो बोलते हैं हाँ। फिर वह आदमी बोलता है कि मैं डॉक्टर मैनेट और उनकी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो इंग्लैंड में रहते हैं, और मैंने यहाँ भी सुना कि आप लोगों ने किस तरीके से उन्हें बेस्टाल की जेल से निकाला और इंग्लैंड भेज दिया। जिससे मैडम बोलती है हाँ, बात तो सही है। फिर बारसेट बोलता है तो क्या अब आप उनके बारे में कुछ जानकारी आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? जिसमें मैडम डफाज बोलती है नहीं, मुझे कोई जानकारी पता नहीं है। जिस पे वह आदमी बोलता है कि मिस मैड की शादी होने वाली है और उसके पति इंग्लैंड में रहते हैं और उनका एक फेक नेम है जिसका नाम है चार्ल्स डार्नी, उसका असली नाम है। इतना ही बोलते वह रुक जाता है। तो बोला ठीक है। मैडम डफाज बोलती है बिना उसकी तरफ देखते हुए, और बुनाई का काम उनका कंटिन्यू रहता है। फिर वह आदमी बोलता है कि वह नेफ्यू ऑफ मार्कस का, जिसने आपके दोस्त को दीवार पर टांग दिया था, मतलब उसी पतले दुबले गरीब इंसान को टांग दिया था, तो वही मार्कस के कहने पे ही किया गया था। क्योंकि मार्कस ने ही बोला था कि अगर जिस दिन वह आदमी मिल गया उसकी अच्छी खातिरदारी करना। तो वह आदमी के मरने का कारण कौन था? मार्कस। और उसी मार्कस का भतीजा है चार्ल्स डार्नी। और अब उस मार्कस के मरने के बाद जो चार्ल्स डार्नी है वह नया मार्कस बन चुका है, नया लैंडलॉर्ड बन चुका है, जमींदार बन चुका है यहाँ। और इतना बोल करके उसके मन में संतुष्टि होती है, वह पैसे पे करता है और शॉप से बाहर निकल जाता है। जिससे मैडम डफाज और उनके पति एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसे मिस्टर डफाज बोलते हैं क्या ऐसा सही हो सकता है? अगर ऐसा है तो जिसे मैडम डफाज चिल्ला के बोलती है अगर ऐसा है तो क्या हुआ, इसे कुछ बदलने वाला है क्या? हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि कासल में रहने वाले उनके फैमिली, हम लोग सबको ख़त्म करेंगे। इस बात के बारे में आपको जानकारी तो है, फिर आप दोबारा क्यों इतना उछल रहे हो? और इतना बोल करके फिर वह अपना नेटिंग बुनाई का काम कर रहे होते हैं। अब मिस्टर डफाज मैडम डफाज की तरफ देख करके बोल रहे कितनी स्ट्रांग वुमन है मेरी पत्नी, कितनी ग्रेट वुमन है। ऐसी पत्नी, ऐसी महिला तो दुनिया में कभी किसी को मिल ही नहीं सकती है। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे चार्ल्स डार्नी के साथ अब आगे चल के क्या होने वाला है? क्या उसके अंकल के द्वारा की गई गलतियों की सजा डार्नी को मिलेगी, और यह कहाँ तक सही है? आगे क्या होगा इसके बारे में हम आगे जानेंगे।